नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां पर हर खबर पर आप पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं और नतीजे हम आपको दिखाते हैं। जनमत में हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कौन से विषय होने वाले हैं। जी हां, सेंगोल पर सवाल। विपक्ष ने सेंगोल पर सवाल उठा दिया है और समाजवादी पार्टी के एक एमपी, उनके द्वारा कहा गया है कि इसको हटा दिया जाना चाहिए, इसकी जगह संविधान को रख देना चाहिए। आखिर सेंगोल से परेशानी क्या है? क्या इसका सनातन से कोई अगर नाता है, इस बात से परेशानी है? राजतंत्र की बात कही जाती है लेकिन इसका भी एक इतिहास है, वो भी आपको बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे कि सेंगोल पर सवाल क्यों और विवाद क्यों। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सैम अंकल की घर वापसी। जी हां, सैम पित्रोदा की वापस एंट्री हो चुकी है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ के रूप में, एक मुखिया के रूप में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि आप देख लेना, वापस आएंगे, और वही हुआ। जबकि इन पर काफी आरोप हैं, संवेदनशील आरोप इनके ऊपर हैं। नस्लभेदी टिप्पणी करने के साथ साथ प्रॉपर्टी को लेकर भी इनका विवादित एक बयान है, एक प्लान है जिसका इस्तेमाल किया गया था चुनाव के दौरान। और भाजपा ने जमकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास भी तब किया था। और वापस आ गए हैं सैम, तो फिर क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, ये आपको बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विकीलीक्स के खुफिया राज। जी हां, ये ऐसे व्यक्ति हैं, जूलियन असांज की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल, सबसे ज्यादा सीक्रेट्स जानने वाले, और क्या अमेरिका के साथ डील हुई है जो इतनी मुश्किल दुविधा से ये बाहर आ गए, जिनका निकलना असंभव सा लग रहा था। क्या कुछ हुआ है ये आपको बताएंगे। दुनिया के सबसे जाने माने नामों में से एक जूलियन असांज के बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, आप पर हल्ला बोल, और क्या हल्ला बोल, किस बात को लेकर हल्ला बोल, ये सारी बातें आपको बताएंगे विस्तार से जनमत में। आगे बढ़ेंगे और फिर ब्रह्म स्थान बना मदरसा चौक। बात कर रहा हूं नेपाल की, जहां पर महज 4% मुसलमानों की आबादी ने उस जगह का नाम बदल दिया, चौक का नाम बदल दिया, जबकि केवल 4% उनकी आबादी है। क्या संदेश देता है? जनमत में आपको इसके बारे में भी जानना जरूरी है। चलिए, जनमत में खबर की शुरुआत सेंगोल से करते हैं, जिस पर अब समाजवादी पार्टी ने बड़ी मांग कर दी है, जिससे विवाद बढ़ गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने प्रोटेम स्पीकर से यह मांग की है, चिट्ठी लिखी है। संसद भवन में सेंगोल को हटाकर संविधान को रखना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। अब इसी पर विवाद बढ़ गया है और बीजेपी ने सपा पर जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। सपा सांसद आर.के. चौधरी ने कहा है कि संविधान लोकतंत्र का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने संसद में सेंगोल को स्थापित किया था। सेंगोल का अर्थ है राजदंड, यानी राजा का डंडा। राजसी व्यवस्था को समाप्त करने के बाद देश स्वतंत्र हुआ, तो अब देश राजा के डंडे से चलेगा या संविधान से? ये तो खबर है, इसके बारे में विपक्ष कह रहा है। अब संसद के संयुक्त सत्र को जब संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन पहुंची, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर एक अधिकारी हाथ में यह राजदंड यानी कि सेंगोल लिए हुआ था। आखिर सेंगोल क्या है? सेंगोल का देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको स्वीकार किया था, उनसे वास्ता है। सेंगोल को नए संसद भवन में स्पीकर सीट के पास रखा गया है। सेंगोल अंग्रेजों से सत्ता मिलने यानी कि ट्रांसफर ऑफ पावर मिलने का एक प्रतीक है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सोचिए, जवाहरलाल नेहरू का जिक्र आता है, उनके दौर में सब कुछ हुआ, फिर भी विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है कि सेंगोल यहां पर क्यों है। सेंगोल चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। सेंगोल जिसको प्राप्त होता है उससे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद की जाती है। तो निष्पक्षता का प्रतीक है, शासन का प्रतीक है, लेकिन न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक है। सेंगोल को संस्कृत के संकु शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ शंख होता है। सेंगोल भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। सेंगोल सोने या फिर चांदी के बने होते थे, जिसमें कीमती पत्थरों से उसको सजाया जाता था। सेंगोल का सबसे पहला इस्तेमाल मौर्य साम्राज्य में किया गया था, उसके बाद चोल साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य में भी किया गया था। इसका इस्तेमाल आखिरी बार मुगल काल में किया गया था।
हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में अपने अधिकार के प्रतीक के रूप में इसका इस्तेमाल किया था। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन से पूछा गया कि भाई ट्रांसफर ऑफ पावर के प्रतीक के रूप में आप कौन सा चिन्ह इस्तेमाल करना चाहेंगे, कौन से ऐसे प्रतीक को, तो जब उन्होंने कंसल्ट किया, उन्होंने विचार विमर्श किया, तब सेंगोल की बात तब से सामने आई थी। और आज यही सेंगोल है जो लोकसभा में स्पीकर के सामने रखा गया है और इसकी ये कहानी, ये स्टोरी। लेकिन अब क्या हुआ है इसके बारे में जानिए, विवाद क्या है सेंगोल को लेकर एक स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से। किया था 18वीं लोकसभा का आरंभिक दौर, सदन में पहले से अधिक संख्या में मौजूद विपक्षी दल और अपनी इसी बड़ी संख्या का फायदा उठाते इंडी नेता, जिन्होंने पहले लोकसभा में स्पीकर पद की मांग की थी और अब सदन से सेंगोल को हटाने की मांग के साथ राजनीतिक पारा काफी हाई कर दिया है, जिससे महीनों बाद फिर से भारत के राजनीतिक गलियारों में सेंगोल की एंट्री हो गई है और इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। सेंगोल पर इस सियासी महासंग्राम की शुरुआत समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने की है, जिन्होंने प्रोटेम स्पीकर को लिखी चिट्ठी में सेंगोल को राजतंत्र का प्रतीक बताया और उसे सदन से हटाकर वहां संविधान की कॉपी लगाए जाने की अपील की है, जिनका समर्थन उनके पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी किया है। आपके सांसद कह रहे हैं कि सेंगोल हटाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। तो आपकी क्या राय है इस पर? क्या आप पूरी पार्टी साथ हैं? जो राय उस समय मेरी थी, मैंने ट्वीट किया था। आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। तो अभी रहना चाहिए, अभी रहना चाहिए। मैंने क्या कहा जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। सपा सांसद आर.के. चौधरी की सेंगोल पर की गई इस मांग पर पूरा इंडी कुनबा उनके साथ है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता इसे भारतीय सभ्यता और परंपरा का अपमान बता रहे हैं। इसी कड़ी में तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अपने एक्स पोस्ट से समाजवादी पार्टी के साथ साथ पूरे इंडी कुनबे पर भारतीय सभ्यता और इतिहास के अपमान का आरोप लगाया है। तो आखिर क्या है सेंगोल का भारतीय सभ्यता और इतिहास से संबंध, बताते हैं। सेंगोल का इतिहास सदियों पुराना है। सेंगोल का संबंध दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य से है। सेंगोल परंपरा की शुरुआत चोल साम्राज्य में हुई थी। चोल साम्राज्य में राजदंड के रूप में सेंगोल का इस्तेमाल किया जाता था। सेंगोल का प्रयोग सत्ता के हस्तांतरण के लिए भी किया जाता था। मौजूदा राजा नए राजा को सेंगोल सौंपकर राजा बनाते थे। रामायण महाभारत के दौर में भी राजदंड सेंगोल का जिक्र मिलता है। सेंगोल के सबसे ऊपर नंदी की प्रतिमा स्थापित है। सेंगोल हिंदू व शैव परंपरा में नंदी समर्पण का प्रतीक है। सेंगोल को इलाहाबाद के एक संग्रहालय से नए संसद में लाया गया। सदन में मौजूद भारत के सांस्कृतिक धरोहर सेंगोल को समझने के लिए भारतीय इतिहास को समझना जरूरी है और इससे भी जरूरी है भारतीय सभ्यता के करीब होना, जिससे इंडी गठबंधन का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज ना ही सपा सांसद आर.के. चौधरी सेंगोल का अपमान करते और ना ही अखिलेश यादव के साथ साथ पूरा इंडी कुनबा उनके सुर में सुर मिलाता। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब इसी मामले पर रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ तिवारी ने और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा से खास बातचीत की हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रियान ने। आइए आपको वो दोनों बातें, दोनों 1-to-1 सुनाते हैं। हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल साहब से। अग्रवाल जी, जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। क्षेत्र की जनता के लिए अब क्या योजनाएं हैं आपकी? देखिए, छत्तीसगढ़ की, रायपुर की जनता ने मुझे 8 बार विधायक बनाया, 5 बार मंत्री बनाया, अब 9वीं बार देश के टॉप 10 में सांसद बनाकर भेजा है। तो हम जो मोदी जी का विकसित भारत की कल्पना है उसके अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ बने। वहां पर अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, अच्छी कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो और साथ में वहां के नौजवानों को रोजगार मिले। इसके लिए हम छत्तीसगढ़ सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी सहयोग लेकर और छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए काम करेंगे। एक सवाल ये भी उठता है कि आज जिस तरह समाजवादी पार्टी और अपोजिशन पार्टी ने सेंगोल को लेकर विवाद खड़ा किया है, इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि शायद सेंगोल के बारे में समझ नहीं है। नेहरू जी के जमाने में भी
ऐसा धर्मदंड होता था। और ये हमारे देश के जो पुराने ऋषि मुनि, उनका ये मानना होता था कि सत्ता के ऊपर में कहीं न कहीं धर्म का नियंत्रण होना चाहिए, नैतिकता का नियंत्रण होना चाहिए, कर्तव्यों का नियंत्रण होना चाहिए, सेवा का नियंत्रण होना चाहिए। और उस दृष्टि से ये सिंबल लगाया गया है। और ये सिंबल जो है एक प्रतीक है। और जब नेहरू जी के जमाने में लगा था तब तो विरोध किसी ने नहीं किया, आज क्यों विरोध कर रहे हैं? ये विरोध कर कर मुझे लगता है कि शायद समझ नहीं है कि सिंबल किस चीज का प्रतीक है। सिंबल हमको धर्म की रक्षा की प्रेरणा देता है, सिंबल हमको सेवा की प्रेरणा देता है, सिंबल हमको अपने दायित्वों का बोध कराता है, सिंबल हमको लोकतंत्र सिखाता है। और इसलिए सिंबल का विरोध करना मुझे लगता है कि सिर्फ एक दिखावा है। और जिस तरह से संविधान की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी सिंगोल के मुद्दे को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? अरे संविधान, कल जब इमरजेंसी के खिलाफ में बात आई तो समाजवादी पार्टी ने विरोध क्यों नहीं किया? मुलायम सिंह जी भी जेल में रहे। बिहार, जहां के जयप्रकाश नारायण रहे, लालू प्रसाद यादव जिस समाजवाद की बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण जी जेल में रहे। और पूरे देश को जेल बना दिया गया था, संविधान की हत्या कर दी गई थी, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था, इमरजेंसी लगा दी गई थी, पूरे देश को एक जेल बना दिया गया था। तो वो क्या संविधान की हत्या नहीं थी? आज ये कौन से संविधान की बात करते हैं? आज तो संविधान की रक्षा करने का काम कि गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, किसानों की आय बढ़े, महिलाओं सुरक्षित हों और किसानों की आय बढ़े, इसके लिए कोई काम कर रहा है तो संविधान के अनुरूप मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में संविधान जो है वो पूरी तरह सुरक्षित है और संविधान के अनुरूप मोदी जी के नेतृत्व में काम किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरह से आज अखिलेश यादव ने उनके अयोध्या से जो सांसद हैं अयोध्या प्रसाद, उनको कहा कि ये अयोध्या के राजा हैं, यानी अयोध्या के राजा तो प्रभु श्री राम है, उनका अपमान कर रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, अखिलेश जी कुछ भी बोल सकते हैं। अब जो है राजतंत्र खत्म हो गया है, अब तो जो है लोकतंत्र है। और इससे किसी को भी राजा बनाना, ये मुझे लगता है लोकतंत्र का अपमान है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ से के रायपुर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया। सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। पार्लियामेंट में हो रहे विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद है केंद्रीय मंत्री BL वर्मा जी। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि सिंबल जो है संसद भवन में स्थापित किया गया है, उस पर बड़ी आपत्ति है विपक्ष को। देखिए, विपक्ष को आपत्ति, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहे कुछ भी अच्छा करें, हर चीज पर आपत्ति होती है। आज जब आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जब अपना अभिभाषण कर रही थी, उस समय भी कम से कम अच्छी चीजों का तो समर्थन करना चाहिए। मुझे तब भी विपक्ष के कभी थपथपाते हुए हाथ दिखाई नहीं पड़े। तब क्योंकि उन्होंने तो तय कर लिया है कि हर चीज में कमी निकालना, विरोध करना। तब मैं कहना चाहता हूँ कि सिंबल कोई आज नहीं लगा है। जब हमारा संसद भवन नया बनकर के तैयारी नहीं हुआ, जब उसका शुभारंभ हुआ, यहाँ पर उद्घाटन हुआ, तब उसमें लगा था, तब तो किसी ने विरोध नहीं किया। तो अब कहाँ से विरोध हो गया? तो इसलिए संसदीय परंपराओं का पालन करना चाहिए। और इस प्रकार का जो चीजें विरोध करने लायक है उसका विरोध करना सही आता है। लेकिन जो राष्ट्र हित की हैं, जो समाज के हित की हैं, विकास की हैं, जो 11वें स्थान से उठा करके टॉप 5 में अर्थव्यवस्था पहुंचाने का काम किया है, अब थर्ड हमारा टर्म है माननीय प्रधानमंत्री मोदी का, उसमें तीसरे स्थान पर अपने भारत को पहुंचाने की अर्थव्यवस्था की बात है, तब मुझे लगता है कि इनको उन्हीं चीजों का कम से कम विरोध करने से पहले विचार करना चाहिए। तो मैं पूरी तरह से इसको खारिज करता हूँ और संसदीय परंपराओं का पालन करना चाहिए। और अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो उन्होंने कहा कि अवधेश जी जो हैं वो अयोध्या के राजा हैं। अब अखिलेश यादव जी मैनपुरी के राजा हैं, वो उनकी पत्नी मैनपुरी की राजा हैं और कन्नौज के राजा अखिलेश यादव हो गए। इसलिए बता रहे होंगे कि अरे अयोध्या के राजा राम रहेंगे, वो कम से कम प्रभु श्री राम के ऊपर तो न बैठाने का काम करें। तो मैं कह सकता हूँ प्रभु श्री राम केवल अयोध्या के ही नहीं, हमारे तीनों लोगों के राजा हैं। इसलिए इस तरह के बयान देने से पहले विचार करना चाहिए।
तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री BL वर्मा जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज़ दिल्ली। और इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा कि भाई हमने आपको खबर बताई, रिएक्शन बताया, उस पर बात खत्म नहीं होती, आपका क्या मत है? सपा ने किया सेंगोल का अपमान, आपको ऐसा लगता है? तो 95% 95% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 5% लोगों ने ना में जवाब दिया। तो बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि सपा ने, विपक्ष ने सेंगोल का अपमान किया है। आगे बढ़ेंगे जनमत में अब बात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के सैम यानी सैम पित्रोदा की करते हैं, जो एक बार फिर ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान अपने विवादित बयानों के बाद उन्होंने 8 मई को पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब सैम की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने घोषणा में कहा कि सैम पित्रोदा को तत्काल प्रभाव से भारतीय ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया है। तो क्या सैम पित्रोदा को चुनावों के दौरान बर्खास्त करना कांग्रेस की महज एक चुनावी नौटंकी थी? क्योंकि इस बात की भविष्यवाणी पीएम मोदी ने बहुत पहले ही कर दी थी। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। चलिए, तो इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा था, पित्रोदा को बर्खास्त करना एक चुनावी नौटंकी थी क्या? 96% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 4% लोगों ने ना यानी नो में जवाब दिया। तो बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि पित्रोदा को बर्खास्त करना महज एक चुनावी नौटंकी थी। देखिए नेपाल में कैसे जिहादी आक्रमण बढ़ गया है, 4% मुसलमानों ने कैसे एक पूरे गांव का नाम बदल दिया, ये आपको मैं बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, ब्रेक के बाद अब पुनः स्वागत है आपका जनमत में। जनमत में अब बात नेपाल में बढ़ते जिहादी आक्रमण की करते हैं, जहां मुसलमानों ने गांव का नाम इस्लाम नगर रख दिया है और उस पर बोर्ड लगा दिया। वहीं जब हिंदुओं को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने इसका विरोध किया और बोर्ड हटा दिया, जिसके बाद मुसलमानों ने हिंदू समुदाय के कुछ युवकों पर हमला कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस रौटहड़ जिले के गरुड़ नगर पालिका वार्ड नंबर 6 पहुंची तो क्षेत्र आजकल इस्लामी चरमपंथियों के भयानक चपेट में है, जहां एक हफ्ते पहले पोठियाही गांव के चौराहे पर मुसलमानों ने इस्लाम नगर लिखे हुए एक बोर्ड को लगा दिया। बोर्ड को हरे रंग से रंगा गया था और बोर्ड के दोनों तरफ अरबी और उर्दू के शब्दों के साथ साथ इस्लामी जो उनके मजहब के स्थलों की तस्वीरें होती हैं वो भी लगा दी गई। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। कार्रवाई नहीं की, जिस पर अब हिंदुओं ने प्रशासन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है, जिन्होंने खुलासा किया है कि रोहतक जिले के गरुड़ नगर पालिका के जयनगर क्षेत्र में मुसलमानों ने 3 महीने पहले भी ऐसी ही योजना बनाई थी, जब कदम चौक यानी ब्रह्म स्थान को कुछ मुसलमानों ने मदरसा चौक करार दिया था और एक बोर्ड लगाया गया था जो आज भी वहां मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज़। और इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में। जी हां, बढ़ती मुस्लिम आबादी नेपाली हिंदुओं के लिए खतरा है। 98% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 2% लोगों ने ना में जवाब दिया। तो बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि बढ़ती मुस्लिम आबादी नेपाली हिंदुओं के लिए खतरा है। चलिए, जनमत में अब बात विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज की करते हैं, जिनकी रिहाई के बाद ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा पहुंचने पर भव्य उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें, जूलियन असांज पर 2010 और 2011 में पूर्व सैन्य खुफिया विश्लेषक चेल्सी मैनिंग द्वारा दिए गए गोपनीय सैन्य रिकॉर्ड को प्रकाशित करने का संगीन आरोप है। सरकारी डेटा चुराने और उसे प्रकाशित करने के मामले में कथित भूमिका के लिए 2019 के अभियोग में 18 मामलों का सामना करना पड़ा था उनको। इसमें अधिकतम 175 साल की जेल की सजा हो सकती है। जूलियन असांज ने यह काम अपनी वेबसाइट विकीलीक्स के माध्यम से किया था, लेकिन यहां सवाल यह है कि आखिर जूलियन असांज को कहां से मिलता है यह खुफिया डेटा और आखिर कैसे काम करता है विकीलीक्स। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ये सारी बातें समझाते हैं कि आखिर कैसे ऑपरेट करता है विकीलीक्स।
तो विकीलीक्स कैसे काम करता है? विकीलीक्स एक नॉन प्रॉफिट यानी NGO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। विकीलीक्स वेबसाइट वॉलंटियर्स की मदद से चलती है। तो वेबसाइट वॉलंटियर्स विकीलीक्स जानकारी के लिए आपको देखें क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करता है। विकीलीक्स द अनियन राउटर नामक सॉफ्टवेयर से जानकारी प्राप्त करता है। अनियन राउटर यानी टोर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। टोर एक एन्क्रिप्शन नेटवर्क है। तो विकीलीक्स काम कैसे करता है आपको बता रहे हैं। ये गुमनाम रूप से डेटा संचारित करने की अनुमति देता है। विकीलीक्स ने टोर से निकलने वाले डेटा को माइन किया था, यह उनका क्राइम था। तो विकीलीक्स ईमेल हैक कर सुर्खियों में आया था। विकीलीक्स अपनी साजिशों को छिपाने के लिए क्लाइमेट गेट का प्रयोग करता है। यह महत्वपूर्ण है। तो इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता दें। विकीलीक्स के तरीकों पर लगनी चाहिए रोक, तो 81% लोगों ने हां में जवाब दिया। 19% कह रहे हैं नहीं, उसके तरीके पर नहीं लगनी चाहिए रोक। तो ये महत्वपूर्ण बात है। बहुमत ये मानता है कि विकीलीक्स के तरीकों पर रोक लगनी चाहिए, ये मानते हैं। हां में जवाब दिया 81% लोगों ने। उत्तर भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी पिछले कुछ हफ्तों से पानी की भारी कमी से जूझ रही है, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि हरियाणा दिल्ली को मिलने वाला पानी रोक रहा है। हालांकि उपराज्यपाल यानी LG कार्यालय ने कहा है कि हरियाणा और अन्य पड़ोसी राज्य पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ रहे हैं। राजधानी में पानी की किसी समस्या को लेकर पूर्व भाजपा सांसद रमेश भिधूड़ी ने गुरुवार को कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में मटका फोड़ प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग हाथों में मटका लेकर प्रदर्शन में पहुंचे और सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कहा कि सीएम केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मामले की गंभीरता को समझिए। इसी खबर पर हमने आपसे पोल के माध्यम से पूछा कि दिल्ली जल संकट पर क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। तो इसी पर आपका उत्तर क्या था ये देख लीजिए। जनता का मत कहता है 95%, 95% लोग ये मानते हैं कि दिल्ली जल संकट पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। 5% लोग ऐसा नहीं मानते, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि दिल्ली जल संकट पर केवल राजनीति हो रही है। तो ये आपके रिएक्शंस हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसलिए आपसे कहेंगे आप लगातार ऐसे ही वोट करते रहिए। और आप वोट करेंगे तो आपका रिएक्शन हम आपको हर रात को 9 बजे जनमत में दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। एक और मुद्दा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो है नीट का मामला, क्योंकि ये आपसे जुड़ा है, आपके बच्चों से जुड़ा है, छात्रों से जुड़ा हुआ है और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हर रोज सुदर्शन न्यूज पर और खासतौर पर जनमत में हम इस मुद्दे को उठाने का प्रयास करते हैं। आज क्या खास है? नीट पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे ही इसमें नए नाम और नए पेच सामने आते जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये किताब लिखी जा सकती है, इतने किरदार हैं इसमें, इतनी लंबी कहानी हो गई है। फिलहाल इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी भी कर ली है। सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए पटना से नीट पेपर लीक मामले के आरोपी मनीष प्रकाश को गिरफ्तार किया है और अब सीबीआई को इस पूरे मामले के सरगना की तलाश है। इसलिए सीबीआई अब इस मामले की हर कड़ी को जोड़कर अपनी जांच तेजी से आगे बढ़ा रही है। इसी बीच इस पूरे मामले पर राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन में कहा कि सरकार पेपर लीक की हालिया घटनाओं की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि दोषियों को सजा मिले। और क्या कुछ कहा है राष्ट्रपति जी ने और क्या है पूरा मामला, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। नीट पेपर केस में सीबीआई पूरी तरह से एक्टिव दिख रही है। सीबीआई ने पटना से पहली गिरफ्तारी भी कर ली है। घंटों की पूछताछ के बाद सीबीआई ने एग्जाम सेंटर के रूप में स्कूल बुक कराने वाले मनीष प्रकाश को गिरफ्तार किया है। सीबीआई को अब उस शख्स की तलाश है जो पेपर लीक से लेकर सभी राज्यों में उसे फैलाने तक में शामिल था। जांच एजेंसी का मानना है कि यह कोई एक ही शख्स है। इसके लिए सीबीआई कड़ियों से कड़ी को जोड़ रही है। दरअसल नीट पेपर लीक मामले की जांच के दौरान बिहार पुलिस को गिरफ्तार अभ्यर्थियों के घर से अधजले प्रश्न पत्र मिले थे। इनमें प्रश्न की फोटोकॉपी भी थी।
इसके बाद से बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने इन जले हुए कागजात का मिलान एनटीए द्वारा उपलब्ध कराए गए मूल प्रश्न पत्र से किया, जिसमें अधजले कागजात में 68 प्रश्न मूल प्रश्न पत्र से हूबहू पाए गए। आगे की जांच में सामने आया है कि पुलिस को जो प्रश्न पत्र मिले हैं वो हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के बुकलेट से मेल खाते हैं। इसके बाद से ही ओएसिस स्कूल पर सीबीआई की नजर है। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक सीबीआई के सिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं। सीबीआई ने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक से भी पूछताछ की है। तमाम पूछताछ और जांच के जरिए सीबीआई नीट पेपर लीक केस में सरगना संजीव मुखिया के अलावा एनटीए से पेपर लीक कराने वाले मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस बीच इस मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन में कहा कि सरकार पेपर लीक की हालिया घटनाओं की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि दोषियों को सजा मिले और इस मामले में विपक्ष को राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कोई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के तहत राज्य के प्रथम 3 आवेदकों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किया है। बड़ी खबर है, ध्यान से सुनिएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। सीएम ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोग अपना धर्म बचाने के लिए भारत आए हैं और भारत सरकार ने साल 2019 के दिसंबर में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से 31 दिसंबर 2014 का या इससे पहले आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए सीएए बनाया है। इसी बीच सीएम मोहन यादव ने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ये एक ऐसी कठिनाई थी जिस कठिनाई का निराकरण करके एक ऐसा रिश्ता पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जो अखंड भारत की याद दिलाता है। ये 47 के पहले तत्कालीन सरकार के द्वारा जो निर्णय किया गया था कि हम अपने देश में हमारे सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे, उनकी चिंता करेंगे, इस भाव के आधार पर कई सारे बंधु, खास करके हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, इस भरोसे से उस देशों में रह गए जो भारत के अलावा भारत के पूर्व हिस्से हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहते हैं। और काल के प्रभाव में जैसा कि आशंका थी, उस आशंका के कारण से बड़े पैमाने पे उस देश के अंदर हमारे इन धर्मावलंबियों के जान माल के और कई सारे कष्ट हुए। और इस कष्ट के बाद भी दुर्भाग्य से हमारे देश के अंदर लेने में अपने आप प्रतिबंध लगा दिया कि इनको विदेशी माना गया, जबकि मूल रूप से ये विदेशी नहीं है, ये मूल रूप से उस अखंड भारत के इस देश के हिस्सा। इनका कष्ट इतना ही था कि तत्कालीन सरकारों के भरोसे से ये वहां रह गए थे, लेकिन जो बनी हुई सरकारें, चाहे अफगानिस्तान की हो, चाहे पाकिस्तान की हो,
या बांग्लादेश की हो, ये वो उनकी सुरक्षा की छतरी उपलब्ध नहीं कर पा रही। ऐसे में अपने कोई किसी का घर गांव छोड़ना बहुत कठिन जाता है, लेकिन ये हमारे लिए, भारत के लिए एक तरह से थोड़ा ये उदार मन का भाव जरूर दिखाई देता सबके बीच में, लेकिन ये अच्छा भाव ये कि हमारे परिवार के लोग हमारे पास आ रहे हैं, ये अपना धर्म बचाने के लिए, क्योंकि मूल रूप से अगर ये धर्म बदल ले तो वहीं रह सकते, लेकिन ये केवल अपने धर्म को बचाने के लिए अपने मूल देश में आते हैं। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने बड़ा काम किया था और मध्य प्रदेश के अंदर मैं इनका स्वागत करूंगा। इनके जैसे और भी जो लोग आएंगे उन सबका भी स्वागत करेंगे। और ये आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दो भविष्य की नई पीढ़ियां हमारे बीच में से अपने मध्य प्रदेश का हिस्सा बन रही है और एक बांग्लादेश का मूल परिवार माना गया है। लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूं, जैसे मैंने कहा कि 47 के पहले वाला हमारे देश का हिस्सा, हमारे देश के नागरिकों का जो अधिकार था वो आपको मिलना चाहिए, आपको मिल रहा है। मध्य प्रदेश की धरती पर आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और शासन के माध्यम से, शासन के किसी भी विभाग की कोई भी जरूरत होगी, कोई भी आवश्यकता होगी, शासन आपकी पूरी मदद करेगा और आप मध्य प्रदेश का हिस्सा बन करके गर्व का मौका हासिल करें। ऐसे मुझे भी आनंद आएगा और आपको भी बधाई देता हूं। मैं आपका स्वागत करता हूं। बात केजरीवाल की भी करनी है और उनकी सीबीआई रिमांड की भी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, पुनः वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था, बात करेंगे केजरीवाल की और सीबीआई रिमांड की। सीबीआई रिमांड पर लिए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। जी हां, आपको बता दें कि ईडी की पूछताछ खत्म होने के बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 3 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया था। सीबीआई के संयुक्त आयुक्त विप्लव चौधरी के नेतृत्व में केजरीवाल से पूछताछ के लिए विशेष टीम बनाई गई थी, जिसमें सीबीआई की तरफ से डीएसपी लेवल के 4 अधिकारियों का उनको शामिल किया गया था। 2 चरणों की पूछताछ हो चुकी है और तीसरे चरण की पूछताछ अभी चल रही है। सभी चरणों के पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है, जिसे समय आने पर कोर्ट में भी सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। अब हम आपको जनमत में बताएंगे कि पहले दिन सीबीआई ने केजरीवाल से क्या सवाल किए और केजरीवाल ने क्या जवाब दिए। तो आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये पूरा घटनाक्रम समझाते हैं। और ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। सीबीआई, आपने शराब नीति में बदलाव कर शराब माफिया को लाभ और सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाया क्या? ये सीबीआई के द्वारा सवाल पूछा गया अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल ने कहा, नहीं, शराब नीति से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो ये उनकी रिएक्शन है। फिर पूछा गया, आपकी सरकार का यह नीतिगत फैसला था? और क्या जवाब दिया अरविंद केजरीवाल ने? केजरीवाल ने कहा, हां, ये फैसला मेरी कैबिनेट में नहीं लिया गया था। फिर और क्या, सीबीआई ने पूछा, शराब नीति में बदलाव के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया, आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया इस विभाग के मंत्री हैं, वही बता सकते हैं। तो मनीष सिसोदिया का नाम कैसे आया वो बता रहा हूं। फिर शराब नीति में बदलाव के लिए कौन जिम्मेदार है? तब जिम्मेदारी किसकी तय होगी? अब आप देखिएगा क्या कहते हैं। शराब नीति में बदलाव कोई अपराध नहीं है, तो नाम उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कोई अपराध नहीं है शराब नीति में बदलाव। कैबिनेट से अप्रूव पॉलिसी और फाइनली लागू की गई पॉलिसी में क्या अंतर है? तो ये सवाल देखिए कैसे पूछे जा रहे हैं इनसे, और जवाब क्या आता है इनके द्वारा। केजरीवाल, अंतर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जहां उनको जैसा जवाब देना है उन्होंने वैसा जवाब दिया। और के कविता से शराब नीति के बारे में आपसे क्या बात हुई? ये सीबीआई के सवाल थे अरविंद केजरीवाल से। केजरीवाल ने कहा, मेरी के कविता से कोई बात नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल हर सवाल का जवाब देखिए कैसे दे रहे हैं। सीबीआई ने कहा, व्हाट्सएप के जरिए भेजे सुझाव शराब नीति का हिस्सा कैसे बने? अब अरविंद केजरीवाल का जवाब है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो इनको जानकारी कुछ नहीं है। जितने भी सवाल थे ज्यादातर में इनको कोई जानकारी नहीं। अब इसी पर क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी आपको बता देते हैं। उदित राज जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनके द्वारा क्या कहा गया है, और संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनके द्वारा क्या कहा गया है वो भी आपको सुनाते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, दिल्ली के साथ क्या हो रहा है,
दिल्ली में किस तरीके से एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जो प्रचंड बहुमत से जीत के आए उनको जेल में रखा गया है। ईडी कोर्ट से उनको जमानत मिल गई तो नियम कानून को ताक पर रखकर केंद्र की बीजेपी सरकार के जो ईडी के लोग हैं वो हाई कोर्ट पहुंच गए, बगैर आदेश की कॉपी के स्टे ले लिया, जो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और ठीक उसके पहले जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी थी, जब ईडी की कोर्ट की जमानत पर मोहर लगनी थी सुप्रीम कोर्ट की, उस वक्त सीबीआई पहुंचती है, एक झूठा मुकदमा तैयार करती है और केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेती है। अब अरविंद केजरीवाल जी के सामने दो ही चीज है, या तो मजबूती से लड़े या शरणम गच्छामी करें। शरणम गच्छामी इनसे बड़े बड़े मामले में फंसने वाले की और इनके पार्टनर बन गए, साथी बन गए, जैसे कि अजीत पवार, जिसके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं। भारत की संसद में शपथ ग्रहण के दौरान ओवैसी द्वारा भारत माता की जय, वंदे मातरम ना बोलकर फिलिस्तीन के जयकारे लगाने को लेकर देश भर में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। ऐसे में हमारे वरिष्ठ संवाददाता दीपक खामरा ने विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी से इस विषय में खास बातचीत की, जिसमें आलोक कुमार ने बताया कि 30 जून को दिल्ली में ओवैसी के सरकारी निवास के बाहर उनका पुतला दहन कर आक्रोश जाहिर किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने ओवैसी के खिलाफ शपथ ग्रहण के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर कार्यवाही की मांग भी की है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सारी बातें सुनाते हैं। देश में सरकार का गठन हो चुका है। सभी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने संसद में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। ऐसे में जब विवाद खड़ा हुआ, जब एआईएमआई के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भारत माता की जय ना बोलते हुए फिलिस्तीन का जयकारा लगाया, जिसके बाद देश भर में इस बात को लेकर आक्रोश जताया जा रहा है। और 30 तारीख को विश्व हिंदू परिषद द्वारा भी ओवैसी के सरकारी बंगले के बाहर पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। बात करते हैं आलोक जी। आलोक जी, जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया, क्या लगता है कि देश की संसद, भारत की संसद और वहां फिलिस्तीन का जयकारा बहुत विचित्र है और इसमें से कुछ प्रश्न खड़े होते हैं। एक सांसद को संसद की सदस्यता के लिए शपथ लेना ये संवैधानिक आवश्यकता है आर्टिकल 99 में, और वह शपथ क्या लेनी है यह भी संविधान में लिखा है। वही और उतनी शपथ लेनी होती है और उस शपथ में भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता की निष्ठा की भी शर्त है। ओवैसी तो उस निर्धारित शपथ के बाहर चले गए। एकता और अखंडता की बात बोलने के बाद में उन्होंने भारत माता की जय नहीं बोली, जय हिंद नहीं बोला, उन्होंने पैलेस्टाइन की जय बोली। तो फिर भारत की संसद में सांसद के नाते शपथ लेते हुए पैलेस्टाइन माने किसी दूसरे देश की जय बोलना, ये तो भारत की अखंडता और प्रभुसत्ता के आदर के उल्टी बात हो गई। यह तो शपथ का उल्लंघन हो गया जो संविधान में लिखी है। और इसलिए मैं सोचता हूं कि इस बात पर विचार करना चाहिए कि संविधान के आर्टिकल 102D में क्या उनकी सदस्यता वापस नहीं ली जानी चाहिए। उन्होंने तेलंगाना की जय बोली है, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग वालों की बात है। तो तब जब भारत माता की जय को छोड़ करके उसके एक राज्य की जय बोली जाए, और भीम की जय बोली है। ये भीम और मीम तो षड्यंत्र है, उन जिहादियों का षड्यंत्र है जो हिंदू समाज से अनुसूचित समाज को तोड़ना चाहते। उन्होंने जो 4 जयकारे लगाए, हम उन चारों का विरोध करते और हम चाहते हैं कि इस बात पर विचार हो कि यह जयकारे उन शर्तों का, उस शपथ का उल्लंघन करते हैं कि नहीं जो शपथ संविधान में 3रे शेड्यूल में लिखी हुई है। 30 तारीख का सर जो कार्यक्रम है, इसका क्या प्रारूप है?
इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद तय करेगी कि क्या प्रारूप है, पर हम एक उग्र प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण होगा, पर हम भारत के आलोक जी हमारे साथ थे, जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया और नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि वे मांग करते हैं कि जो भी संविधान के किसी विषय को लेकर गलत बयानबाजी करता है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। चलिए, जनमत में अब वक्त है सुविचार भाग का। खबरें खत्म, अब सुविचार आपको बताएंगे। हर बार की तरह एक छोटा सा किस्सा सुनाएंगे आपको और एक छोटा सा संदेश तुरंत आपको दिखाएंगे। आज एक नए मुद्दे की बात करेंगे कि क्या है सुविचार में, और आपको आशा करता हूं कोई उससे सीख मिलेगी। हम भी ऐसे ही सीखने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, एक कहानी आपको मैं सुनाता हूं। आज एक नई बात आपको बताता हूं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को एक बार ऐसे लोगों के समूह का सामना करना पड़ा जो एक ही मुद्दे के बारे में बार बार शिकायत कर रहे थे। एक दिन उन्होंने शिकायतें सुनने के बजाय उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें एक चुटकुला सुनाया और फिर सभी हंस पड़े। फिर उस आदमी ने मजाक दोहराया, यानी दोबारा चुटकुला सुनाया, कुछ लोग मुस्कुराए और आखिरकार उस आदमी ने तीसरी बार चुटकुला दोहराया, लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, आप एक ही चुटकुले पर एक से अधिक बार नहीं हंसेंगे तो एक ही समस्या के बारे में लगातार शिकायत करते रहने से आपको क्या मिल रहा है। सीख यह है, यदि आप एक ही समस्या के बारे में शिकायत करते रहेंगे लेकिन उसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। ये अपेक्षा करके शिकायत करने में अपना समय बर्बाद ना करें कि अन्य लोग आपकी शिकायतों पर प्रतिक्रिया देना जारी रखेंगे, और इसी के बजाय बदलाव लाने के लिए कार्रवाई करें। इसी के साथ आज के जनमत में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।